मैं डॉक्टर परमानंदा संस्कृत एमए सहायक प्रोफेसर कृष्णायन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी दिनांक 20 अक्टूबर 2020 ईस्वी की छात्राओं शास्त्री तृतीय खंड भाषा विज्ञान चल रहा है। आज का विषय है अपभ्रंश। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में सामान्य जनता के विचार पर विनिमय की साधक बोलियां क्रमशः साहित्यिक रूप धारण करने लगी थी। परिणाम स्वरूप इन्हें व्याकरणानुकूल भी किया जाने लगा। और अंत में ये बोलियां भी साहित्यिक प्राकृत का रूप धारण करती है, किंतु लोक सामान्य बोलियां अपने नैसर्गिक रूप में अपने सामान्य विचार करती है। उनके विकास में किसी भी प्रकार का व्याघात उपस्थित करना संभव नहीं है। प्रारंभ में व्याकरणांतर्गत न होने वाले प्रयोगों को अंतजर की दृष्टि से देखा गया तथा उन्हें अपभ्रंश के नाम प्रदान किया गया। अपभ्रंश से विद्वानों का आशय भाषा के विकृत अशुद्ध रूप से ही था। क्रमशः जब वह अशुद्ध रूप भी सद सामान्य हो गए और उनका प्रयोग निरंतर होता रहा तो एक नई भाषा के रूप में अपभ्रंश का उदय हुआ। अपभ्रंश का प्रयोग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में पतंजलि ने किया था और उस प्रसंग को देखने से यही सिद्ध होता है कि पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा विशेष के लिए नहीं किया था। उनके अनुसार गौ जैसे शब्द है और लोक भाषा में इस शब्द के लिए गावी, गोणी, गोता, गपोतलिका आदि विविध रूपांतर एवं प्रयोग मिलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पतंजलि ने अपभ्रंश का शब्द प्रयोग केवल अपारणीय शब्दों के लिए ही किया गया है।
इस प्रकार असाधु शब्द भ्रष्ट शब्द के लिए अपभ्रंश संज्ञा भरत दंडी भर्तृहरि ने भी प्रदान की है। ऐसे उदाहरण एकस्यैव शब्दस्य बहवो अपभ्रंशा तद्यथा गौरीत्यस्य शब्दस्य गावी गोरी गोता कपोत लिकेत्यैव वाद्यो अपभ्रंशः भ्रंशा महाभास पस्पशानिक पतंजलि दूसरा भरत त्रिविधम तच्च विज्ञेयम नाट्य जोग समासतः सामान्य शब्दम बिभ्रष्टम देशी गतमथा च। तीसरा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश भाषातय प्रतिबद्ध प्रबंध नचना निपुणांत कार भर्तृहरि। चौथा काव्यादर्श अभिराजगिरः काव्ये सौ अपभ्रंश इति स्मृता महाकवि दंडी। इस प्रकार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हम अपने काव्यालंकार में तथा अपभ्रंश इस क्रम में किया है। प्राकृतिक लक्षण में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में किया है। पल्लवी के राजा धरसेन द्वितीय ने अपने एक ताम्रपत्र में अपने पिता गुहसेन को संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की प्रबंध रचना में पटु कहा है। संस्कृत प्राकृत प्रबंध भाषा त्रयपति बद्ध प्रबंध रचना निपुणांत करण। धरसेन द्वितीय का काल षष्ठ शतक के आसपास ही है। आशय यह है कि षष्ठ शतक के समय में ही अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होने लगा था। गुजरात ने संस्कृत तथा प्राकृत के साथ अपभ्रंश का प्रयोग किया है। एकादश शतक के प्राकृत वैयाकरण पुरुषोत्तम ने उसी शिष्ट वर्ग की भाषा स्वीकार किया है। द्वादश शतक में हेमचंद्र ने इस भाषा का व्याकरण शब्द का शासन भी लिखा है। रचनाओं की दृष्टि से प्राकृत की कृतियों में
अपभ्रंश के सूत्र मिलते हैं। महाकवि कालिदास के विक्रमोर्वशी नाटक के चतुर्थ अंक में कुछ श्लोकों को या अपभ्रंश का आधिक्य है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपभ्रंश का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अष्टम शतक तक अपभ्रंश में काव्य रचना होने लगी थी। अपभ्रंश किस प्रदेश की भाषा थी, यह विद्वानों में विवादास्पद विषय है। अपभ्रंश की प्रारंभिक विशेषताएं भारत के पश्चिमोत्तर में ही प्रकट हुई। क्रमशः इसका आधिपत्य संपूर्ण उत्तर भारत पर हो गया। राजशेखर के अनुसार मरुभूमि टकक और माया देशों तक निवासी अपभ्रंश भाषा थे। भ्रंश प्रयोगा सकल मरु भुवष्टक बाधान काश्च अपभ्रंश के निवासी के मूल में राजाओं का सहयोग तथा प्रधानतः जैन धर्म के द्वारा इसको अपनाया गया। प्राचीन ग्रंथों में अपभ्रंश भाषा के अनेक भेदों का उल्लेख मिलता है। नाम साधु ने उपनगर, आमिर और ग्राम्य तीन भेद मानता है। मार्कंडेय ने अपभ्रंश की चर्चा उपनगर और मातंड तीन भेद किए गए हैं। आधुनिक काल में अपभ्रंश के क्षेत्रीय आधार पर भेदोपभेदों का उल्लेख किया गया है। याकूबी के अनुसार अपभ्रंश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण चार भेदों का उल्लेख किया है, किंतु डॉक्टर तगारे ने इस मत की आलोचना कर केवल तीन भेद दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी माने हैं। डॉक्टर नामवर सिंह पूर्वी और पश्चिमी दो ही भेद मानने हैं। इस प्रकार के छात्रों भाषा विज्ञान में अपभ्रंश एक महत्वपूर्ण विषय है। आज इतना ही तक। विशेषता 8
अतिक न कर